नमस्कार, क्लास इन क्लिप में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने कलचुरी वंश प्रारंभ कर दिया था। कलचुरी वंश की एक वीडियो डल चुकी है जिसमें हमने रतनपुर के कलचुरी वंश को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम रायपुर के कलचुरी वंश और कलचुरी वंश के प्रशासन को देखेंगे। कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा में हमने रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह को देख लिया था। मोहन सिंह जो अंतिम कलचुरी शासक हुए, और रघुनाथ सिंह के बारे में जो कि अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक और मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक थे। तो रघुनाथ सिंह के बाद कलचुरी वंश का पतन माना जाता है। अगर हम रायपुर शाखा के बारे में बात करते हैं तो, क्षमा कीजिएगा, रतनपुर शाखा के बारे में बात करते हैं तो, अगर बात की जाए रायपुर शाखा की, तो हम जब कलचुरी वंश के वंशावली को पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि रघुनाथ सिंह के दो पुत्र हुए, वीर सिंह देव और देव सिंह देव। वीर सिंह देव जो रतनपुर शाखा से शासन किया था, तथा देव सिंह देव जिन्होंने रायपुर शाखा से शासन किया। देव सिंह के बाद कुछ प्रमुख शासकों के नाम सामने आते हैं, जैसे लक्ष्मी देव, सिंघन देव और रामचंद्र देव। रामचंद्र देव वही शासक हैं जिन्होंने रायपुर शहर बसाया था अपने पुत्र के नाम पर। ठीक है। अगर रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में बात करें तो इनकी उपाधि ध्यान में रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। ये महाराज कुमार राजा की उपाधि धारण करते थे। कई बार इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं। आजकल अंधकार युग और रायपुर के कलचुरी से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, केवल शासकों के नाम के ऊपर ही। तो यह अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह शिवरी नारायण मंदिर शिलालेख से इनके वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य प्रमुख स्रोत में रायपुर एवं खल्लारी के शिलालेख को याद रखिएगा। इसके बाद कलचुरी शासकों के क्रम को याद रखना है। शुरुआत कीजिएगा केशव देव से। ठीक है। केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघन देव, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव को साथ में याद रखिएगा। उसके बाद केशव देव और भुवनेश्वर देव, इन दोनों को याद रखिएगा। फिर इन चार का एक पेयर बनाइए, मान, संतोष, सूरत और सैन। मान सिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव और सैन सिंह देव। उसके बाद चामुंडा सिंह, बंसी सिंह और धन सिंह, इन तीन का एक पेयर। देखिए, नाम बहुत सारे हैं इसलिए एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टुकड़े टुकड़े में याद करने की कोशिश कीजिएगा इसको। फिर याद रखिएगा जय सिंह, फतेह सिंह और याद सिंह। तो जैत, फतेह, याद, इनको एक साथ याद रखिएगा। इसके बाद सोमदत्त, बलदेव और उमेश सिंह। फिर बनवीर सिंह और अमर सिंह। देखिए, हालांकि इसमें सिर्फ इनके शासकों का क्रम पूछा जाता है। अब तक ईयर से प्रश्न नहीं बने हैं या शासनकाल से सवाल नहीं आए हैं, लेकिन फॉर द सेफर साइड आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रश्न नहीं बने हैं इसका मतलब यह नहीं कि प्रश्न बनेंगे भी नहीं, बन सकते हैं। प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। केशव देव, इन्होंने खल्लारी को अपनी राजधानी बनाया, संस्थापक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि आयोग ने संस्थापक रामचंद्र देव को माना है। ठीक है। लेकिन किताबों में इसका वर्णन मिलता है। अगर आपके पास ऑप्शन में रामचंद्र देव नहीं है तो आप संस्थापक में केशव देव को लगा कर आइएगा टिक, और अगर रामचंद्र देव है तो रामचंद्र देव को टिक लगा कर आइएगा। इसके बाद बात करते हैं सिंघन देव की। इनका एक शिलालेख प्राप्त होता है, रामटेक शिलालेख, जिसमें इन्हें शोणपति कहा गया है। इसके बाद रामचंद्र देव, इन्हें संस्थापक माना जाता है, जो उत्तर लिया भी गया है। रायपुर नगर की स्थापना की अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर। ठीक है, इसलिए रायपुर का नाम रायपुर पड़ा। यहाँ पर इन्होंने बूढ़ा तालाब के किनारे किला का निर्माण करवाया, रामचंद्र जी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। फड़िंग नागवंशी शासक मोनिंग देव को परास्त किया था, जिसका उल्लेख खल्लारी शिलालेख में मिलता है। इसके बाद ब्रह्मदेव या हरि ब्रह्मदेव, इनकी राजधानी खल्लारी और रायपुर याद रखिएगा। इन्होंने 1409 में रायपुर को अपनी राजधानी बनवाया। देवपाल के द्वारा जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? खल्लारी पे 1415 ईस्वी में बनाया गया था, तथा हटकेश्वर महादेव, महादेव घाट हाजी राज के द्वारा खारून नदी के तट पर बनवाया गया था। इनके शिलालेख याद रखिएगा। रायपुर शिलालेख,
जिसे नागपुर संग्रहालय में स्थापित या संरक्षित रखा गया है। दूसरा है खल्लारी शिलालेख। यह प्रश्न कि रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित कर रखा गया है एक बार बन चुका है। इसके बाद जैत सिंह याद रखिएगा। इनके शासनकाल में बलभद्र दास द्वारा दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया गया था। फिर अंतिम शासक अमर सिंह देव को याद रखिएगा, जो लाहुरी शाखा के अंतिम शासक थे। इनका ताम्रपत्र प्राप्त होता है, आरंग ताम्रपत्र, जिसमें नंद ठाकुर को कुछ रियासतें प्रदान करने की बात कही गई है। 1750 ईस्वी में अमर सिंह को शासन से हटा दिया गया तथा 7000 वार्षिक भेंट के बदले 3 परगने रायपुर, राजिम और पाटन प्रदान किए गए। आप इसको आरआरपी के नाम से भी याद रख सकते हैं, रिकॉल करने में आसानी होती है। इसके बाद शिवराज सिंह देव। मराठों द्वारा रायपुर, राजिम और पाटन को जब्त कर लिया गया था इनके शासनकाल में, तथा इन्हें महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव सहित कर मुक्त 5 गांव और शेष गांवों से 1 रुपये प्रति गांव लेने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार कलचुरी वंश का पतन हो जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब कलचुरी वंश एक बहुत लंबे समय से शासन करता हुआ आ रहा था, तो उसके लंबे समय तक बने रहने का पीछे इसके शासन व्यवस्था या प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। जो कलचुरी शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्र पर आधारित थी, यानी राजाओं का शासन होता था जिन्हें अमात्यों की सहायता प्राप्त होती थी। यहाँ पे जो राज्य था इनका या राष्ट्र था वो गढ़ों या प्रांतों में विभक्त था। इनकी जो शासन व्यवस्था थी वह लोकप्रिय एवं विकेंद्रीकृत थी। ठीक है, यानी कि अनेक भागों में बांटा गया था, जिन्हें हम आगे देखेंगे। जो शासन होता था वह अमात्यों या मंत्रियों की सहायता से होता था। तो उस समय कौन कौन से मंत्री या पदाधिकारी गण थे उनके बारे में जानते हैं। युवराज होते थे, जो राजा का उत्तराधिकारी होता था। इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख होता था, सबसे उच्च पद राजा के बाद युवराज का माना जाता था। उसके बाद महामंत्री होते थे, जो सर्व प्रमुख अधिकारी होता था एवं राजा का प्रशासनिक सलाहकार माना जाता था। महामात्य, प्रमुख मंत्री, अमात्य, मंत्री परिषद का सदस्य। महाध्यक्ष, जो सचिवालय प्रमुख माना जाता था। महाप्रतिहार, यह संचार विभाग का प्रमुख माना जाता था। देखिए याद किस तरीके से करेंगे। प्रतिहार, हार समझ लीजिए फूलों का कोई हार है और किसी के प्रति या किसी के लिए लेकर जाया गया है। ठीक है, तो उसे संचार भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता था। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए कि हार, प्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख होगा। ठीक है, अगर आपको एक बार में याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कन्फ्यूज़न इसमें होता है, मुझे होता है, इसलिए मैंने एक ट्रिक बना के रखी थी जिसके बाद से मुझे वह हमेशा याद रहता है। महाप्रमात्य, जमाबंदी विभाग का प्रमुख या प्रमुख लगान अधिकारी आप कह सकते हैं। महासंधि विग्रहक, देखिए संधि विदेशों से की जाती है, पड़ोसी देशों से की जाती है, तो यह विदेश विभाग का प्रमुख होगा। महाकोट्टपाल, दुर्ग किलों का रक्षा करने वाला। ठीक है, पाल से या फिर कोट्टपाल से आप याद रख सकते हैं दुर्ग से रिलेट करके। महापुरोहित, पुरोहित को आप धार्मिक कार्यों के विभाग का प्रमुख मान सकते हैं। इसे ही महाधर्मकारणिक कहा जाता था। ठीक है, प्रमुख अधिकारीगण, ये जो थे हमारे मंत्रीगण थे। अब अधिकारीगण के बारे में बात करते हैं। तो पहला है सोलकिक। ठीक है, सोलकिक को आप शुल्क से याद रखिएगा, कर संग्रहण अधिकारी था। पुर प्रधान, ठीक है, पुर यानी होता था नगर या दुर्ग, तो नगर प्रमुख अधिकारी होता था। ग्रामकूट, ग्राम का प्रमुख। ग्राम गामिक, देखिए ग्राम गामिक गमन वाला, जो यातायात से संबंधित होगा, यातायात प्रबंध का अधिकारी। महाभंडारगारिक, मुख्य कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। महाबलाधिकृत, मुख्य सेनापति को कहा जाता था। और नैमित्तिक, राज्य ज्योतिषी को कहा जाता था। ठीक है, अकाराधिकार पुरुष, खानों के प्रमुख को कहा जाता था। ठीक है, अकाराधिकार प्रमुख जो खानों के प्रमुख होते थे उन्हें कहा जाता था। घट्टपति या तरपति, नावों की देखरेख करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। दंडिक, न्यायाधिकारी होता था। महाक्षपटलिक, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, इसके बाद धर्मलेखी, दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाला, इसे धर्मलेखी कहा जाता था। इसके बाद अगर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो प्रशासन बेसिकली 3 चीज़ों से चलता है। पहला होता था पुलिस, दूसरा है न्याय और तीसरा है अर्थव्यवस्था।
ठीक है। अगर पुलिस व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो दंडपासिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को कहा जाता था दुष्ट साधक चोर को पकड़ने वाला या साधने वाला। चार्ट लोगों की संपत्ति रक्षा हेतु पुलिस और भाट शांति व्यवस्था हेतु पुलिस को कहा जाता था। तो इन 4 चीज़ों को आप याद रखेंगे। फिर आती है सैन्य व्यवस्था, जिसका प्रमुख राजा होता था। सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था। हरित सेना प्रमुख यानी कि हाथी की सेना का प्रमुख को महाती पीलुपति कहा जाता था और अस्त्र सेना प्रमुख को महाश्व साधनिक कहा जाता था। अगर अर्थव्यवस्था या राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें तो महाप्रमात्य प्रमुख अधिकारी होता था। शोल्किक कर संग्रहण अधिकारी होता था। उस समय बाजार में युगा चलते थे। युगा का अर्थ है बाजार मंडपों में सामान बेचने के लिए लिया जाने वाला परवाना या परमिट को युगा कहा जाता था। 2 युगा यानी 1 पौर माना जाता था। ठीक है। कल्चरी कालीन पंचकुल व्यवस्था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। या तो आप वनडे एग्ज़ाम के बारे में बात करें या फिर मेंस के बारे में बात करें, पंचकुल व्यवस्था कई बार पूछा जा चुका है। तो पंचकुल व्यवस्था क्या होती थी? नगरों एवं गांवों के स्थानीय प्रशासन हेतु 5 से 10 सदस्यों का एक ग्रुप पंचायत की तरह बनाया जाता था, जिसके प्रमुख सदस्य को महत्तम और सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। नगर में पुर प्रधान और गांव में ग्रामकूट या ग्राम भोगी होते थे, जिनके जो गौटिया के अधीन होते थे। ठीक है, ये गौटिया के अधीन होते थे। इस ग्रुप में 6 अधिकारी सरकारी कर्मचारी होते थे, 6 प्रकार के, जिसमें प्रमुख पुलिस अधिकारी, पटेल, तहसीलदार, लेखक, शुल्कग्राह और प्रतिहारी। ग्राम को ज्येष्ठिका ग्राम कहा जाता था। गौटिया को कृषि भूमि का 8वां भाग और गांवों की जमीन का 16वां भाग दान में देने के लिए दिया जाता था। उस समय रतनपुर 5 भागों में विभक्त था। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो थे तुमान खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल। बरहों 12 गांवों के समूहों को कहा जाता था, जिसका प्रमुख दाऊ होता था और गांवों का प्रमुख गौटिया कहलाता था। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। प्रशासनिक इकाई, जैसे आज के समय में तहसील होता है, उसके बाद विकास खंड, जिला होता है, राज्य होता है, देश होता है, इन सभी से मिलकर एक ढांचा तैयार होता है जिसे प्रशासनिक इकाई कहा जाता है। उसी प्रकार उस समय सबसे सर्वोच्च जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो राष्ट्र होती थी। राष्ट्र विषयों में विभक्त था। विषय देश या जनपद में विभक्त था, जो आगे मंडल में, मंडल गण में, गण बरहों में और बरहों ग्राम में विभक्त था। राष्ट्र का प्रमुख राजा होता था, जो सर्वोच्च इकाई थी। विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। देश या जनपद के प्रमुखों को महामंडलेश्वर कहा जाता था। मंडल के प्रमुख मांडलिक कहलाते थे। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, वरना कन्फ्यूज़न होगा। गढ़ के प्रमुख को दीवान या गढ़ाधिपति कहा जाता था। बरहों के प्रमुख को दाऊ या तालुकादार और ग्राम के प्रमुख को गौटिया। जो गढ़ होता था वह 7 बरहों या 84 गांवों का समूह होता था और बरहों 12 गांवों का समूह होता था। ग्राम जो होती थी वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अगर साहित्य एवं भाषा के बारे में बात करें तो प्रमुख कवियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से गोपाल पृष्ठ, माखन मिश्र, पंडित तेजनाथ शास्त्री, नारायण कवि और शिवदत्त शास्त्री। इनकी प्रमुख रचनाओं में खूब तमाशा, सुदामाचरित, जैमिनी अश्वमेघ, भक्ति चिंतामणि, राम प्रताप। राम प्रताप इनकी एक अधूरी रचना है, जिसे पूर्ण किया इनके पुत्र माखन मिश्र ने। और माखन मिश्र की अन्य रचनाओं में छंद विलास और गोपाल विरचित है। तेजनाथ शास्त्री की रचनाओं में रामायण सार संग्रह, नारायण कवि रामाभ्युदय, इनकी जानकारी पुजारी पाली शिलालेख से मिलती है। और शिवदत्त शास्त्री का इतिहास समुच्चय एवं रतनपुर आख्यान प्रसिद्ध है। भाषा, इनकी भाषा के बारे में बात करें तो जन सामान्य की भाषा छत्तीसगढ़ी थी और राजकार्य संस्कृत भाषा में होता था। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो जो आर्थिक स्थिति थी यह मुख्यतः पशुपालन एवं कृषि व्यवस्था पर निर्भर थी। भूमि की माप हलों में होते था। एक हल का मतलब एक बैल द्वारा जोती जाने वाली भूमि यानी कि 5 एकड़ को माना जाता था। दोनों ही कहे जा सकते हैं। एक बैल द्वारा जोती जाने भूमि को हल कहा जाता था, जिसकी माप लगभग 5 एकड़ होती थी। तौल में 5 सेर और 8 पसेरी होती थी। तो सेर, पसेरी और मन तौल की माप हुआ करते थे। सिक्कों की माप कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी और रुपया ये होती थी।
4 कौड़ी मतलब 1 गंडा, 5 गंडा मतलब 1 कोरी, 20 कोरी मतलब 1 दोगानी और 16 दोगानी यानी 1 रुपया होता था। प्रमुख कर में भूमि कर, बाग बगीचा, चारागाह, वन कर, आयात निर्यात, नाव कर, पशुओं के लिए बिक्री कर, नमक, खान एवं नदी घाट कर इत्यादि लिए जाते थे। घोड़ों की बिक्री कर 2 पौर एवं हाथी की बिक्री पर 4 पौर लिए जाते थे और पौर का अर्थ चांदी के सिक्कों से लगाया जाता है। 2 युगा यानी 1 पौर होता था। ठीक है। प्रमुख शिक्षा केंद्र याद रखिएगा, इससे प्रश्न बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। रतनपुर, मल्हार, सिरपुर, राजिम, आरंग, रायपुर और खैरागढ़। कुछ अन्य बातों के बारे में अगर हम बात करें तो दुर्ग का निर्माण किया गया था अपनी राज्य की रक्षा के लिए। उस समय आक्रांताओं का आक्रमण कहीं ज़्यादा हो गया था, इसलिए अनेक दुर्गों का निर्माण किया गया, जो तुम्मान, रतनपुर, जाजल्यपुर और मल्लालपत्तन इत्यादि हैं। उस समय जो प्रमुख फैसले थे वो रानियां भी ले सकती थी, यानी कि स्त्री सम्मान तथा स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। सती प्रथा का चलन था, जिसका उल्लेख हमें अनेक शिलालेखों में मिलता है। फौजदारी मामले में होने वाले जुर्माने को दशापराध दंड कहा जाता था। यह जुर्माना एक ब्राह्मण के द्वारा एकत्रित किया जाता था या उसके पास जमा होता था। एक महत्वपूर्ण प्रथा है लाखा बाटा प्रथा, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसमें होता ये था कि जो ज़मीन है वह किसी एक व्यक्ति के पास हमेशा नहीं होती थी, यह व्यक्तियों के पास वितरित होती रहती थी कि कुछ वर्ष तक कोई एक व्यक्ति इस ज़मीन पर अपनी फसल उगाएगा, उसके बाद यह अपना जो स्वामित्व है किसी दूसरे को स्थानांतरित कर देगा। तो बेसिकली अपनी ज़मीन की अदला बदली को ही लाखा बाटा प्रथा कहा जाता था, जो कि 1864-65 में भी जारी रही थी। इतनी पुरानी प्रथा इस समय तक जारी रही थी। और भू लगान का निर्धारण गौटिया एवं किसान के मध्य अंतिम सोपान के रूप में होता था। इतनी बातों की जानकारी हमें याद रखनी है कल्चरी वन से संबंधित। एक गण व्यवस्था और पढ़नी है, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि उसमें हमें बेसिकली जो छत्तीसगढ़ हैं, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ थे उस समय, उन्हें याद रखना है, जो शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित थे 18 गढ़ों के रूप में। तो उसका एक सेपरेट वीडियो डल जाएगा। यहाँ पे आपका कल्चरी वन समाप्त हो गया है, समझ लीजिए। अगर इस वीडियो को आप और ख़त्म कर लेंगे, जो मैं आगे गण व्यवस्था के ऊपर डालने वाला हूँ, तो आपका कल्चरी वन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको कल्चरी वन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे फिर छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। अगर नहीं देखे हैं पहले वीडियो को तो शुरू से देखिए, चाहे आप किसी भी सीरीज़ को चालू करें, चाहे वो सीएमओ के लिए हो या छत्तीसगढ़ के इतिहास को है, शुरू से देखना चालू कीजिए और पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, या आप मैसेज, मैं बता दूंगा आगे की वीडियोज़ में, आपको एक नंबर दे दूंगा, उसमें आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं पे आप मांग सकते हैं, अगर आपको जो भी, वरना आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।